दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पार्ट 3। हिंदी भाषा के उद्भव विकास को लेकर के किस तरह से प्रारंभ हुई, फिर अपभ्रंश, अवधि, खड़ी बोली और प्राचीन कालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक काल की हिंदी, इन सब को लेकर के हम लगातार पूरी चर्चा आपके सामने भाषा के विकास और उद्भव को लेकर कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम हिंदी के विविध नाम और स्वरूप को लेकर के बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अकादमिक परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। हिंदी के विभिन्न नाम या रूप। हिंदवी, हिंदुई, ज़बान हिंदी, दहलवी। मध्यकाल में मध्य देश के हिंदुओं की भाषा, जिसमें अरबी फ़ारसी शब्दों का भाव है, सर्वप्रथम अमीर खुसरो 1253 से 1325 ने मध्य देश की भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने देशी भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक फ़ारसी हिंदी कोश खालिक बारी की रचना की, जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार, हिंदी शब्द 5 बार देशी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी कि देशी भाषा जो आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी, उनके प्रचलन में थी, वो भाषा है और उसे ही हिंदी और हिंदवी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। भाषा या भाखा, ये भी उसका दूसरा नाम है एक। विद्यापति, कबीर, तुलसी, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा मुंशी के नाम से अभिहित करना इसी बात का सूचक है। भाषा मुंशी का मतलब है हिंदी का अध्यापक या भाखा मुंशी। रेखता, मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा, जैसे मीर गालिब की रचनाएं, ये रेखता के अंतर्गत आती हैं और ये भी एक हिंदी का नाम है। दक्खनी या दक्कनी, मध्यकाल में दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा हिंदी में गद्य रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दक्कनी हिंदी के रचनाकारों को ही है। दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वली दक्कनी 1667 से 1707 को है। वह मुग़ल शासन काल में दिल्ली पहुंचा और उत्तरी भारत में दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाया। खड़ी बोली की 3 शैलियां हैं: हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च हिंदी, नागरी हिंदी, आर्य भाषा। नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। उर्दू, जबान उर्दू, मोल्ला फ़ारसी लिपि में लिखित
अरबी फारसी बहुल खड़ी बोली जैसे मंटो की रचनाएं हैं। हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप व आम जन द्वारा प्रयुक्त हिंदी जैसे प्रेमचंद की रचनाएं हैं। नोट 13वीं सदी से 18वीं सदी तक हिंदी उर्दू में कोई मौलिक भेद नहीं था, समान बोली पढ़ी जाती थी, एक जैसी लगती थी, तो वो हिंदुस्तानी रूप ज़्यादा प्रचलित था। हिंदी के विभिन्न अर्थों की बात करें तो भाषा शास्त्रीय अर्थ, नागरी लिपि में लिखित संस्कृत बहुल खड़ी बोली को हिंदी कहा गया है। संवैधानिक या कानूनी अर्थ, संविधान के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा या अधिकृत भाषा तथा अनेक राज्यों की राजभाषा है। सामान्य अर्थ, समस्त हिंदी भाषी क्षेत्र की परिनिष्ठित भाषा अर्थात शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि की भाषा। ये सारी चीज़ें जिस भाषा में हो वो हिंदी है, व्यापार से लेकर शिक्षा तक, शासन से लेकर साहित्य तक। व्यापक अर्थ के अंदर बात करें तो आधुनिक युग में हिंदी को केवल खड़ी बोली में ही सीमित नहीं किया जा सकता। जो अभी हम बोल रहे हैं और आपके सामने जो लिखा हुआ है वो खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन सिर्फ हिंदी को इसी रूप में सीमित नहीं कर सकते। हिंदी की सभी उपभाषाएं और बोलियां हिंदी के व्यापक अर्थ में आ जाती हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। राष्ट्रभाषा क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा, जनभाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी वर्तमान तक राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आपको हम स्पष्ट कर दें। हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा अनेक बार या दूसरे लोगों के द्वारा मंचों से अनेक बार कहा जाता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा घोषित हो जाएगी तब वो कहलाएगी राष्ट्रभाषा। हाँ, हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने के तमाम गुण मौजूद हैं। भारत के अंदर हिंदी के अलावा कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता भी हो, और इसके लिए अनेक हिंदी विद्वानों एवं दूसरी भाषा के विद्वानों ने प्रयास भी किया है और अभी भी जारी है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। वैसे तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तात्कालिक हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है तो वह राष्ट्रभाषा होती है या है। राष्ट्र के अंदर बोले जाने वाली सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा हैं, लेकिन मूलतः एक भाषा को प्रतिनिधि के रूप में चुन करके उसमें राष्ट्र की, अपने मन की, पूरे समाज की, जनता की बात करने की पहल की जाए, वो राष्ट्रभाषा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने की। यही कारण है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विशेषतः 1900 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रभाषा बनी। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जनमान्य प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। अर्थात राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशवासी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। इसका व्यापक जनाधार होता है।
राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। अंग्रेजों का योगदान। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। हिंदी दीर्घकाल से सारे देश में जन जन के पारस्परिक संपर्क की भाषा रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत के आचार्यों वल्लभाचार्य और रामानुज आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने मतों का प्रचार किया था। हिंदी भाषी राज्यों के भक्त संत कवियों जैसे असम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर व नामदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया था। यानी कि इस भाषा में ऐसी शक्ति है कि ये सब जगह प्रचारित हो सकती है, आम जन तक अपनी बात पहुंचा सकती है। इसीलिए उत्तर ही नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र के साहित्यकारों, रचनाकारों, संत कवियों ने भी अपनी रचनाओं के लिए, अपने उपदेशों के लिए, अपनी साहित्य सृजना के लिए इसी भाषा का चयन किया। यही कारण था कि जब जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में फारसी या अंग्रेजी के माध्यम से दिक्कतें पेश आई, तो कंपनी सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग खोलकर अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। यहाँ से हिंदी पढ़े हुए अधिकारियों ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका प्रत्यक्ष लाभ देखकर मुक्त कंठ से हिंदी को सराहा। C.T. मेटकॉफ ने 1806 ईस्वी में अपने शिक्षा गुरु जॉन गिलक्राइस्ट को लिखा, भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊं के पहाड़ों से लेकर नर्मदा तक, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु तक इस विश्वास के साथ यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते हैं या बोल लेते होंगे। टॉमस रोबक ने 1807 ईस्वी में लिखा, जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन, सैक्सन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे ही भारत आने वाले को अरबी, फारसी या संस्कृत के बदले हिंदुस्तानी सीखनी चाहिए। विलियम कैरी ने 1816 ईस्वी में लिखा, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश की सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। H.T. कोलब्रुक ने लिखा, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा है। इन विद्वानों के मंतव्यों से स्पष्ट है कि हिंदी की व्यवहारिक उपयोगिता, देशव्यापी प्रसार एवं प्रयोगगत लचीलेपन के कारण अंग्रेजी ने हिंदी को अपनाया। उस समय हिंदी और उर्दू एक ही भाषा मानी जाती थी जो 2 लिपियों में लिखी जाती थी। अंग्रेज़ों ने हिंदी को प्रयोग में लाकर हिंदी की महती संभावनाओं की ओर राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का ध्यान खींचा। तो विद्यार्थियों, हिंदी भाषा और उसके उद्भव और विकास को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज की वीडियो यहीं हम विराम देते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी और आपके लिए उपयोगी रहेगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो संबंधित या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।